ओके सो हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर में। आज के दिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें हम जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक ये, इसका मास m1, इसका मास m2, और ये जो सेपरेशन है इनके बीच का वो है r। तो अब ये जो फोर्स इन दोनों को आपस में एक दूसरे लगाएंगे, कहने का मतलब भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, तो ये फोर्स एक रियल फोर्स है, यानी एक्शन रिएक्शन का पेयर बनाएगी। जितनी फोर्स m1 m2 को लगाएगा, m2 भी उतनी ही m1 को लगाएगा। तो जो आपस में इनकी फोर्स है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? नाउ क्वेश्चन देखिए, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर फोर्स तो G पर भी डिपेंड करती है, बट टेक केयर, G जो है वो कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो फोर्स इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जो चीज बदल सकती है वो है मास, क्योंकि देखा जाए तो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट उतना उनका अलग अलग मास। और डिस्टेंस वो तो कितनी भी हो सकती है, हम उसकी डिस्टेंस कितनी भी कर सकते हैं, ये चॉइस हमारी है। इसलिए जो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड करती है? मास बिटवीन देम और उनके बीच का सेपरेशन। ओके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। यानी कि अगर हम इसी कंडीशन को माने, यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स कितनी हो जाएगी, इस बारे में सवाल पूछना चाहता है। तो जिस चीज को पूछ रहा है इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए मैथमेटिकली समझे कैसे। मान के चलिए कि अभी ना वही कंडीशन है जहां पर डिस्टेंस कितनी है r, मास कितना है m1 m2। तो उसके केस में फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का? F इक्वल्स G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो जो चीज बदल रही है वो क्या है? डिस्टेंस। लेट्स बी से कि r1 वो r है, तो r2 कितना होगा? r होगा। क्यों? 2r, क्योंकि डिस्टेंस को डबल कर दिया। ठीक है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? F इक्वल्स G, ये तो बदला नहीं है। और कौन सी फोर्स? जो फोर्स हम निकाल रहे हैं नई फोर्स, सो लेट्स से इट इज F2। सो F इक्वल्स G m1 m2 डिवाइड किससे करते हैं? उनके बीच का सेपरेशन कितना है? कितना सेपरेशन है? r2 का स्क्वायर। और r2 की वैल्यू कितनी है? 2r, उसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो? ये आएगा G m1 m2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, r का स्क्वायर करेंगे r, तो 4r स्क्वायर। देखा जाए तो ये जो हमारे पास टर्म है ये किस चीज को डिनोट करती है? जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर पहले थी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि F2 इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं जब पहले वाली फोर्स थी यानी कि F और डिवाइड में 4। तो जो नई फोर्स है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना कम हो जाएगी। ये इसका मतलब है। अगर हम उसको 3 गुना बढ़ाते, 3 का स्क्वायर 9 गुना कम हो जाती है, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम होती जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट। और कैसे कम होगी? इनवर्स स्क्वायर में। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर -11, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब मून पर कितना होता है वेट अर्थ के मुकाबले? वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अर्थ के मुकाबले। ठीक है, अर्थ के मुकाबले। अब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में पता होना चाहिए आपको, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई मैथमेटिक्स अभी नहीं करेंगे इसकी। तो कितनी हो जाती है हम देखेंगे भाई, 1/6। 1/6 यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 36 है तो मून पर कितना होगा? इसका 1/6 यानी कि 6 से डिवाइड 6 किलो। ठीक है, ये होगा उसका
वहां पर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मास 3 गुना कर दें तो क्या होगा? अगर नहीं किया तो पहले क्या है उसके बीच की कंडीशन, उनका पहले मास m1 है, मास m2 है, उनको सेपरेट किया r डिस्टेंस है तो r स्क्वायर। अब नई फोर्स निकालते हैं, तो नई फोर्स के लिए हमने f डैश लिख लिया। g तो एक कांस्टेंट है यूनिवर्सल, वो तो बदलेगा नहीं। अब इन दोनों मास में से किसी एक का मास बढ़ गया, किसका मास बढ़ा, किसी का भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसका बढ़ा लिया m1 का, तो हो गया 3m1 और वो सेम का सेम है m2 मल्टीप्लाई में, और डिस्टेंस को नहीं बदला वो सेम है। 3 को जरा बाहर लिख लो, क्या आएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और g तो वैसे का वैसा रहेगा। ये क्या चीज है, ये वही पहले वाली फोर्स है f। तो f डैश किसके इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स f के। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम यानी m1 बनाए चाहे m2 बनाए, जो उनके बीच की फोर्स है वो भी उतने टाइम्स बढ़ जाती है, इसलिए तो रियल फोर्स है। जितना फोर्स m1 m2 को लगाएगा m2 भी m1 को उतना ही लगाएगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, अगर मास कम हो गया तो दोनों उसी के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो भी चीज रियल फोर्स होती है, जो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, एक्शन रिएक्शन पेयर को, वो हमेशा प्रोडक्ट में ली जाती है m1 m2 के पेयर में। एनीवेज अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये क्या कहता है कि भाई टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस 3 मीटर्स अपार्ट। तो जो चीजें हमें गिवन है पहले वो लिख लो। गिवन क्या है भाई, गिवन है कि m1 जो है वो 5 kg है और m2 कितना है 15 kg, ठीक है ना। ये देखिए भाई m2 कितना है 15 kg, उनके बीच का सेपरेशन r वो कितना है 3 मीटर्स, 3 मीटर्स। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, और g की वैल्यू दी गई है वो कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब जो हमें निकालना है वो क्या है, इधर देखो क्या है भाई, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, तो जिसको आप मैथमेटिकली निकालना चाहते हो उसका पहले फॉर्मूला तो रखो क्या होता है। तो यहां पर इसको ऐसे स्टार्टिंग करो कि वी नो, जो आपको निकालना है उसका पहले फॉर्मूला F इक्वल्स G m1 m2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। अब ये करने के बाद अगर न्यूमेरिकल करने जाते हो उससे पहले जिसको निकालना है इसमें क्वांटिटी काउंट करो कितनी है। आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, और इसकी वैल्यू दी हो या ना दी हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 4 में से आपको कितनी चीजें पता है। आप बोलोगे सर m1 पता है, हमने कहा गुड भाई, m2 पता है, ये भी सही है, उनके बीच का सेपरेशन 3 मीटर है, ये भी पता है। तो 4 में से 3 चीजें हमें पता है, हमें एक नहीं पता, वो है फोर्स। फोर्स हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर लॉजिक क्या कहता है कि भाई अगर आप ऐसे कोई भी फॉर्मूला लिख लेते हो तो उस फॉर्मूले में पहले क्वांटिटी काउंट की जाती है, काउंट करने के बाद आपको अगर एक क्वांटिटी नहीं पता तो एक फॉर्मूले से काम हो जाएगा, यानी इसी से काम हो जाएगा। अगर 2 नहीं पता तो 2 फॉर्मूले लगेंगे, और दूसरा फॉर्मूला कहां से आएगा, उसी क्वेश्चन में से आएगा। 3 नहीं पता तो 3 फॉर्मूले लगेंगे। याद रखना ये चीज, ये न्यूमेरिकल करने का एक आसान तरीका होता है। अगर हमें एक नहीं पता तो एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा इससे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब m1 कितना है भाई 5 kg, और फॉर्मूला लिखते हुए क्वेश्चन करते वक्त हम ऐसा यूनिट नहीं लिखते हैं। m2 कितना है 15 है, ठीक है, डिवाइड में चलते हैं, उनके बीच का सेपरेशन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। जो 6.67 लिखा है इसको अप्रोक्सीमेट 7 मान लो तो कितना आएगा, देखो 7 इंटू 5 35 इंटू में 15, राइट, डिवाइडेड बाय 9। देखो हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जो हमने इसको बढ़ा के माना है, लास्ट में जब आंसर निकालेंगे अप्रोक्सीमेट मानकर सॉल्व कर लेंगे। तो यही तो मान लो अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। बाकी जब हम आंसर लिखेंगे तब उसको हम लगभग करके एक्यूरेट लिख लेंगे। 7 इंटू 5 35 इंटू 15 और डिवाइड में 9 भागे, लेकिन क्या बच गया 10 की पावर -11 तो बच गया। अब इसको लिख लिया यहाँ पर। अच्छा, लिखने के बाद
अब सॉल्व करना है। अभी इसको थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। देखिए भाई, मल्टीप्लाई कर, पहले डिवाइड करके काट लो, छोटा पड़ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, उसके आगे नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, इधर 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 175 आ गया। डिवाइड में कितना है 3, और वहां कितना 10 की पावर -11। इसको इससे डिवाइड करिए, कितना आएगा लगभग, ये आएगा 3 5 जा 15, 2 आ जाएगा, 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, तो 58 के अराउंड मान लो। और इसको अप्रोक्सीमेट करें तो हमने इसको बढ़ा के माना था, इसको 55 भी ले सकते हैं या 50 भी कर सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में। तो अगर हम इसको देखें तो कितना हम इसको करें यहाँ पर, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 58 इंटू 10 की पावर -11 है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं 58 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। लेकिन ध्यान रहे अभी इसको अप्रोक्सीमेट और करना है। करने से पहले ये भी ध्यान रखो आप कि भाई जो आपने न्यूमेरिकल किया है, ये जो आंसर निकाला है, ये साइंस में लिखने का तरीका नहीं होता है। साइंस में लिखने का तरीका इनका यूनिट प्लेस, साइंटिफिक डिजिट में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको 58 की जगह 5 लिख के करो। जैसे 58 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.8 इंटू 10, इसका मतलब अभी भी 58 है। इसमें मैंने क्या किया भाई, अब 58 में मैंने 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसकी वजह से बन गया 5.8 और ये बन गया 10, वही चीज है ये। ठीक है ना, तो अगर 5.8 लिखेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेट, हम देखो भाई वहां बढ़ा के माना था, राइट ना, ये हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 5.8 आ रहा है आंसर, तो आप इसको लिख लो 5.2 करके। ठीक है ना, या तो आप इसको 5 भी लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -11। और इसको 52 क्या लिखा हमने, 52 लिखा, 5.8 इंटू 10, तो 5.8 को हमने 5.2 कर लिया, और 10 है तो यहाँ पर मैं 10 भी लिख लिया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 5.2 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन, क्योंकि ये पावर ऐड हो जाएंगे, ये माइनस का 1 है, -11 है, ये प्लस का 1 है, तब 11 और 1 को अब देखा है तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो -11 में से 1 जाएंगे 10 आएगा, तो हमने वो लिख दिया। इस पूरे आंसर में जो ये हमारे पास है 10 की पावर, इसको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबर क्या आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, 4, ठीक है 4.8, बट ये वाला पार्ट जरूरी है, 10 की पावर -7 10। तो जो पावर है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये वाला पार्ट जरूरी है, इसको ध्यान दीजिए आप। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अलग क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज दिस। हमारे पास फोर्स इतनी दे रखी है, उनके बीच के डिस्टेंस को 2 मीटर्स है। ठीक है ना, एंड द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज 2 kg। अब हमें सेकंड ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, तो पहले मैं आपके लिए फॉर्मूले के साथ कर देता हूं काम, तो आप उसको सॉल्व करना। गिवन लिखना आपका काम है ये भाई, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका बताएंगे सॉल्यूशन में आंसर क्या आएगा। तो गिवन लिखेंगे आप, उसके बाद फोर्स हमें फोर्स दे रखी है, मास निकालना है। तो फोर्स के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, वो क्या है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आपको फोर्स पता है, जी की वैल्यू पता है 6.67, 10 की पावर -11, डिस्टेंस दे रखिए 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4 कर देना। एक ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, नहीं m1 मान लो 2 kg, हमें क्या निकालना है m2। m2 को निकालोगे तो क्या होगा भाई, m2 को अगर निकालोगे तो पहले डिवाइड वाला मल्टीप्लाई जाएगा, यानी कि f r स्क्वायर हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई वो डिवाइड आ जाएंगे, g और m1 डिवाइड में आ जाएंगे, g m1 डिवाइड में। अब इसके बाद जो वैल्यू आपको पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्टेंस का पार्ट है ये। इसमें क्या है भाई, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन व्हेन दे आर 1 मीटर अपार्ट। व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 0.5, यानी डिस्टेंस को आधा कर दिया तो फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है ना, कितनी बढ़ेगी, चलो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स, यानी कि नई फोर्स क्या होगी जब डिस्टेंस को आधा कर दिया। अब हम जब नई फोर्स निकालेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे भाई, कि वहां पर जो कांस्टेंट है इसको मत इवैल्यूएट करो। कहने का मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूं, जरा स्टेप को ध्यान से देखना। फोर्स कितनी भाई, 1 न्यूटन है, मैंने कहा चलो वेरी गुड, लेकिन इसको 1 अभी मत रखो। ठीक है ना, नई फोर्स को देख लो क्या है हमारे पास केस। नई फोर्स में जब हम निकालेंगे
तो G(m1 m2) डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को हाफ कर दिया, 1 का हाफ 0.5 कर दिया। तो आप r/2 करके भी सॉल्व कर सकते हो इसको चाहे तो, लेकिन अब अगर आप r/2 सॉल्व करके सॉल्व नहीं करे तो कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपने फोर्स निकालनी है नई वाली तो आपने बोलेंगे सर कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो भाई मैंने कहा कि देखो मास तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना, मैंने इसको r2 मान लिया, मास बदलेगा नहीं, जो मास है वो वही रहेगा। तो इस केस में जो अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, आप बोलेंगे सर फोर्स गिवन है पहले वाली, यानी कि ये वाली फोर्स 1 न्यूटन, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। तो हमें ये दोनों पार्ट गिवन है। आप देखो ये गिवन है, ये गिवन है पहले वाले केस के लिए। हमें जो नहीं गिवन है पहले वाले केस के लिए वो ये चीज है। अगर आप सेकंड वाले केस को बड़े ध्यान से देखोगे तो सेकंड वाले केस में यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस का ही रिलेशन है, राइट ना। तो हमें फोर्स निकालनी, डिस्टेंस हाफ हो गई है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कितना है ये। तो इसको निकाल लो वहां से, कैसे वैल्यू पुट कर लो। भाई फोर्स कितनी है 1, r2 स्क्वायर कितना है, ये भी r स्क्वायर, ये भी 1 है ना, 1 के स्क्वायर 1 करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 1 हो जाएगा। तो G(m1 m2) की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1, और डिस्टेंस कितना कर दिया 0.5, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा 1 डिवाइडेड बाय 0.5 को क्या लिखोगे 5/10, तो यानी 1/2 लिख लो उसको। 1/2 लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, ठीक है। 1 यहाँ, अब सॉरी लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4, 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, आधा करने से फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ। अब इसको हम एक बार मैच कर लेते हैं कितनी होगी वाकई में। अब कैसे करेंगे भाई, इसको हम यहाँ से भी लॉजिकली कर सकते थे, देखा जाए तो ऐसे भी कि भाई जो फोर्स है नई वाली वो कितनी हो जाएगी, भाई यहाँ से इवेल्यूएट करके देख लो, G(m1 m2) और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी r/2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r²/4, 4 आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला केस है, ये कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये तो फोर्स है, कौन सी वाली, पहले वाली, तो वहां पर आप उसकी वैल्यू रख दोगे, यानी कि F' = 4 इंटू में फोर्स की पहले वाली वैल्यू 1, तो यानी कि आंसर जो आपका 4 न्यूटन ही आएगा। डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दोगे तो फोर्स वो 4 गुना हो जाती है, क्योंकि इसका स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अच्छा अब हम आगे करते हैं, देखो 2 अप्रोच है, चाहे तो हम वैल्यू निकाल के कर लें, चाहे हम इसको डायरेक्ट रिलेट कर लें, ठीक है ना। दोनों अप्रोच से कर दिए। अब कभी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप उसको ध्यान से करोगे। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है कि वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, ध्यान से देखिएगा भाई, इसको आप अपने आप से इवैल्यूएट करना कैसे बताता हूं मैं। अ पर्सन हैज अ मास ऑफ 50 kg, पर्सन का मास जो है वो 50 kg है। कैलकुलेट देयर वेट, वेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, W = m × g, ठीक है ना। तो पहला है केस ए वाला, ऑन अर्थ वेयर G is 9.8, पहले अर्थ पे निकालना है। तो मास आपको पता है भाई, मास कितना है, वेट हो जाएगा ऑन अर्थ, मास आपको पता है 50 है और G की वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकालना है। नेक्स्ट, ऑन द मून, बी पार्ट, मून पर कितनी, G की वैल्यू 1.6 है, मास आपको पता है 50 है और G की वैल्यू 1.6 है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अर्थ पर निकाल के 6 से डिवाइड कर दो, वही आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि मून पर जो वेट है वो 6 गुना कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में ऐसे करेंगे, ठीक है ना, 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, जो डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करना है हमें। तो हमारे पास ये था आज का न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें आपने कई सारे न्यूमेरिकल को देखा, कुछ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ और अगले लेक्चर में। चलिए, धन्यवाद आपका।